मीडिया बंधु, हमारे सभी साथियों, युवाओं और छोटे बच्चों, मध्य प्रदेश की स्थिति जो है वो हमारे पूर्व वक्ता है उनमें से बहुत सारे लोगों ने उस स्थिति को आपके सामने स्पष्ट किया। दो तीन चार चीजें मैं भी अपनी तरफ से रखना चाहूँगा और संख्यात्मक रूप से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में नागरिकों की क्या स्थिति है। सबसे पहली चीज, यहाँ पर बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे हैं जो शायद काम की तलाश में होंगे, बहुत सारी सम्मानीय महिलाएं ऐसी हैं जिनके घरों में बच्चों को रोजगार की जरूरत है, जिनके लिए रोजी रोटी या आजीविका की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। और सबसे पहली चीज, पूरे मध्य प्रदेश में 1.25 लाख शिक्षकों की कमी है। 1.25 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। मध्य प्रदेश में 72% डॉक्टरों के पद खाली हैं। जो विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं, वो हार्ट का हो, हड्डी का हो, या महिलाओं के जो रोग हैं उनके विशेषज्ञ हों, उनकी 72% कमी है। हमारे यहाँ 47% नर्सेज और जो अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ होता है उसकी कमी है। एक तरफ बेरोजगारी चरम पर है। मध्य प्रदेश सरकार की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर लगभग 37.5 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगारों के रूप में दर्ज है। अब आप इस विसंगति को देखिए, एक तरफ पद खाली है लाखों की संख्या में और दूसरी ओर बेरोजगार जो है वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले साल जिन बेरोजगारों की संख्या लगभग 29 लाख थी, आज उनकी संख्या बढ़कर 37-38 लाख हो गई। और ये वो लोग हैं जो अपने आप को बेरोजगार रूप में दर्ज कराने के लिए बाहर आए। लगभग इतने ही लोग और हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में इस समय बेरोजगारी का जो आंकड़ा होना चाहिए वास्तविक तौर पर, वो लगभग 80 लाख 90 लाख के बीच की कोई संख्या होगी। पहले बच्चियां नहीं पढ़ती थी, कम पढ़ती थी, और ले देकर उनको 17-18 साल की उम्र में शादी करके दूसरे घर जाना होता। आज आप देखेंगे लगभग सभी बच्चियां पढ़ी लिखी हैं। गांव में भी बच्चियां 8वीं तक कम से कम सभी पढ़ी लिखी बच्चियां हैं, और इन सबको काम की तलाश है, इन सबको रोजगार की तलाश है। और सरकार के पास कोई प्लान नहीं है कि इन बेरोजगारों को रोजगार दें। नेता कहता है कि हम बेरोजगारी का भत्ता देंगे। बेरोजगारी का भत्ता किन को मिलेगा? पहले कह दिया कि बेरोजगारों को भत्ता देंगे, लोग थोड़े से खुश हुए कि चलो घर बैठे कुछ पैसा मिले। 15-20 दिन बाद जब सब तक वो बात पहुंच गई तो उसको थोड़ा परिवर्तित कर दिया गया और ये कहा गया कि जो लोग स्किल डेवलपमेंट सेंटर में जाएंगे उनको भत्ता देंगे। तो स्किल डेवलपमेंट सेंटर में जो लोग काम सीखने के लिए जाते हैं, अलग अलग तरह का काम सिखाने के जो संस्थान है, उसको स्किल डेवलपमेंट सेंटर कहते हैं। आप पता कर लेना कि शायद मध्य प्रदेश के 53 जिले हो गए मऊगंज मिला के, और इन 53 जिलों में मुश्किल से 8-10 जिले, 12 जिले ऐसे होंगे, 15 जिले होंगे जहां स्किल डेवलपमेंट सेंटर है। बाकी जगह स्किल डेवलपमेंट सेंटर है ही नहीं, और जब वो सेंटर नहीं है तो आप भत्ता किसको दो? इस तरह की झूठी बातें जो है बार बार जो जिम्मेदार लोग हैं वो झूठी बातें जनता से करते हैं। चूंकि वो बड़े पदों पर बैठे लोग हैं तो आपको उनकी बात पे भरोसा होने लगता है कि यार वो कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। फिर चुनाव आता है और अब आप देखें कि इस समय हो बची हुई है लाडली बहना योजना, हम 1000 रुपए देंगे। एक दूसरे बड़े नेता ने तुरंत कह दिया हंसते हुए है वो वीडियो, हम 1500 दे देंगे, और साथ में कह दिया कि हम 1100 का सिलेंडर 500 रुपए में दे देंगे। इन बातों को समझने की जरूरत है। जिस सरकार के पास 3.25 लाख करोड़ का कर्जा है, हम में से हर व्यक्ति, छोटे बच्चे भी जिसमें शामिल हैं, सबके ऊपर लगभग 53-54 हजार रुपए प्रति व्यक्ति का कर्ज है। 6 महीने का भी बच्चा है तो वो पैदा होते से 52-53 हजार रुपए का कर्जदार है।
अगर वो लाडली बहना में आपको 1,000 रुपए अभी देंगे और जैसे ही दिसंबर आएगा, वोटिंग होने के बाद, वोट डल जाने के बाद अगला जो महीना होगा उस महीने से आपको पैसा कतई नहीं मिलेगा। ये पैसा केवल वोट लेने के लिए कहा जा रहा है और दिया जा रहा है। कांग्रेस ने एक योजना शुरू कर दी, नारी सम्मान योजना, 1500 रुपये। मेरा कहना यह है कि नारी का वास्तविक सम्मान आप करना चाहते हैं और उसको सम्मानित बनाना चाहते हैं, उसको रोजगार दीजिए, क्योंकि अगर उसको रोजगार मिलेगा तो वो रोजगार गिरी से गिरी हालत में 5 से 7 हजार रुपये महीने का होगा। आप 1,000 रुपये देकर लोगों को ठगने का प्रयास बिल्कुल मत करें। मैं विश्वास के साथ आपको ये बात कहना चाहता हूं और पूरे जानकारी के साथ कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में जो दोनों बड़े दल हैं, इन्होंने रोजगार के लिए कहीं कुछ नहीं बोला, महिलाओं के रोजगार के लिए कुछ नहीं बोला है। इन्होंने किसानों की खाद बीज के संबंध में कोई बात नहीं की। इन्होंने बेहतर स्कूल, बेहतर शिक्षा व्यवस्था, अच्छे शिक्षकों की ट्रेनिंग की कोई बात नहीं की। इन्होंने अच्छे अस्पताल की और अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की कोई बात नहीं की। आप बताओ, हम क्या रोज रोज सरकार के पास जाते हैं कि रोज रोज हमें मुख्यमंत्री या मंत्री से मिलना होता है? नहीं। सरकार जो है, अगर उसका स्कूल बेहतर है, अगर उसकी शिक्षा व्यवस्था बेहतर है, अगर सरकार अच्छे शिक्षकों को स्कूलों में काम पर लगाती है, अगर डॉक्टर हमको अच्छी तरह से देखता है, अगर जो नर्सेज और जो वार्ड वाइज हैं अस्पताल में, अगर वो हमें अच्छे ढंग से अटेंड कर लेते हैं, हमको पीने का साफ पानी मिल जाए, हमको समय पर राशन मिल जाए, किसानों को खाद बीज मिल जाए, अगर इतना हो जाए तो शायद हम में से कोई आदमी भोपाल नहीं जाना चाहे। समझने की जरूरत है, चुनाव के समय लाडली बहना की योजना क्यों आ गई? जब 20 साल से आप चुनाव लगातार जीत रहे थे, और मैं सच बता रहा हूं, इस पूरी सरकार को 20 साल चलाने में केवल महिलाओं का ही सहयोग और समर्थन था। यदि महिलाओं ने उस सरकार को समर्थन न दिया होता, यदि महिलाओं ने उस सरकार को अपना आशीर्वाद न दिया होता, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि बीजेपी की सरकार 20 साल तक पहुंची। अब एक बार फिर चुनाव सामने है। अब चुनाव में क्या करें? तो फिर महिलाओं को जो है, पूरे दोनों दल महिलाएं इससे संबंधित विषयों को उठाने में लगे। और बार बार मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ, संबंधी महिलाओं के सामने, क्या जरूरी है जीवन में? सिलेंडर आपने 1100 रुपए का अभी खरीदा तो है, भले आपने 2 बार खरीदा हो, 3 बार खरीदा हो, और आप अभी भी वो सिलेंडर खरीद रही हैं। क्या चीज जरूरी है जीवन में? 1100 का सिलेंडर 500 हो जाए ये जरूरी है, या आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले वो जरूरी है? आपको बेहतर रोजगार मिले वो जरूरी है, या 1,000 रुपए या 1,500 रुपए आपको लाडली बहना में घर बैठे दिया जाए? आप बात समझें, महिलाओं को रोजगार की जरूरत है। जितने विकसित देश हैं, उन विकसित देशों में महिलाएं लगभग 99% महिलाएं कुछ ना कुछ काम करने बाहर जाती हैं। देश का विकास केवल बिजली, रोड, नाली या मेट्रो ट्रेन बना देने से नहीं होगा। देश का विकास बगीचे और पार्क बना देने से भी नहीं होगा। देश का जो वास्तविक विकास है, वो विकास उस देश की महिलाओं को आगे बढ़ाने से। ये जो 1,000 रुपए का जो एक फंदा है, 1,500 रुपए की बात दूसरे नेता ने कही, ये सब बात बेईमानी है। सरकार कोई भी आ जाएगी दिसंबर में, मैं दावे से कह सकता हूँ, मैं सरकारी नौकरी में रहा हूँ, मुझे मालूम है कि किस तरह से सरकार के पास टैक्स के पैसे आते हैं और सरकार के पास कितने अधिक खर्चों की अधिकता है। और ऐसी स्थिति में केवल इस 1,000 रुपए के लिए, 1,500 रुपए के लिए, या 1100 का सिलेंडर 500 में मिल जाए, केवल इसके लिए अगर आप एक गलत सरकार चुनेंगे, तो अगली बार जब चुनाव होगा 2028 में, तो आप पाएंगे कि हमारे प्रदेश पर लगभग 6 से 7 लाख लोगों का कर्जा हो जाएगा। इन नेताओं के पास कोई समझ नहीं है, इन नेताओं के पास कोई प्लान नहीं है, इन नेताओं के पास प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन के लिए कोई फार्मूला नहीं है, कोई तरीका नहीं है। और सही बात यह है कि वो इन बिंदुओं पर अपना दिमाग लगाना भी नहीं चाहते। वो केवल इसी तरह की बातें कर
अभी जो आपको उन्होंने कहा है कि साहब हम 1000 रुपये इस महीने से डालना शुरू करेंगे, इसी महीने 7 से 8,000 करोड़ रुपए का कर्जा सरकार ले चुकी है। आप सोचो, आपको 1000 रुपये मिल जाएगा या मिल गया होगा कुछ लोगों को, ये बात सच हो सकती है, लेकिन आगे चल के जब लगातार कर्जा बढ़ेगा तो फिर राज्य कैसे चलेगा? और जब राज्य नहीं चलेगा तो आपको बेहतर अस्पताल, अच्छे डॉक्टर, अच्छे स्कूल, अच्छे शिक्षक कहाँ से मिलेंगे? और जब ये आपको नहीं मिलेंगे तो पूरी जो समाज की स्थिति है वो पूरी तरह हम धीरे धीरे बर्बादी के रास्ते पर चलेंगे। पैसा बड़ी चीज नहीं है, शिक्षा बड़ी चीज। ये सरकार 1000 रुपये आपको दे, उससे बेहतर है कि यदि आपको बेहतर शिक्षा व्यवस्था भी देती, अगर उस पैसे से ये आपको और बेहतर रोजगार के अवसर दे तो मैं समझता हूं कि शायद ज्यादा बेहतर हो। सरकार केवल लोगों को प्रलोभन देना चाहती है। सरकार 20 साल से है वर्तमान सरकार। आप बताएं मजदूरों के लिए इसने क्या किया, और इनके सोचने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। कोविड के पीरियड में जब महामारी फैली, मजदूरों का जो नियम है जिसको लेबर लॉ कहते हैं, तो मजदूरी के कानून में इस बात का उल्लेख है कि किसी भी मजदूर से आप 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फैक्ट्रियां 24 घंटे चलती थी उन फैक्ट्रियों में 3 शिफ्ट रखना पड़ती थी 8-8 घंटे की। जब कोविड आया तो सरकार ने क्या किया कि मजदूर को 12 घंटे तक काम करने की आजादी दे दी। और 12 घंटे तक काम करने की जब आजादी दी तो क्या हुआ कि जो फैक्ट्री 24 घंटे 3 शिफ्टों में चलती थी और 100 लोगों को रोजगार दे रही थी, उस फैक्ट्री में जो बचे हुए 66-65% मजदूर थे उनको 8 से 12 घंटे करा दिया, और 1/3 मजदूर जो है उस भीषण महामारी के समय बाहर हो गए, छटनी हो गई उनकी। ऐसी कैसी सरकार, ऐसी कैसी समझ। आप अगर ये दम्भ भरते हैं, ये घमंड करते हैं, ये दावा करते हैं कि हम सबके साथ सबका विकास, तो ये किस तरह का साथ और किस तरह का विकास कि जिस समय लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत थी कि लोगों को रोजगार मिले और लोग काम करके अपने परिवार को किसी तरह चला सकें, उस समय आपके एक छोटे से नियम ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि जो मजदूर, जहां पर 100 लोगों को मजदूरी मिलती थी, तो वहां से 33-35 लोग अपने आप कार्य मुक्त। जो भगदड़ मची उस समय, ठीक है बॉम्बे या बंबई हमारे राज्य में नहीं, लेकिन जो भगदड़ मची बॉम्बे पर लाखों लोग इकट्ठे हुए बिहार और उत्तर प्रदेश के, और उनकी टिकटों की वापसी का जो पैसा था वो पैसा भी सरकार ने वापस नहीं किया। लोग परेशान हुए, और जब बॉम्बे में स्टेशन पे बहुत भीड़ हो गई तो लाठियों से पुलिस वालों ने भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास किया। सरकार यदि सजग है, सरकार यदि कहती है कि हम सबका विकास और सबका साथ लेके, सबको साथ लेके चलते हैं, तो इस बात की व्यवस्था क्यों नहीं? सरकार अगर वास्तव में हमारे आपके विकास के लिए गंभीर है तो बेहतर शिक्षक क्यों नहीं तैयार करने का स्कूल हर जिले में होता? हम स्कूलों की स्थिति क्यों नहीं बेहतर करते? हम 10 बाई 10 के कमरे छोटे छोटे बनाकर स्कूल बना देते हैं और फिर हम मन से कहते हैं कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति कर दी। ये पाखंड हम क्यों करते हैं? अपने लोगों से ये झूठ क्यों बोलते हैं? क्यों नहीं हम सच बात कहते? और लगातार बढ़ता कर्जा जो है, इसका अभी जो 3.25 लाख करोड़ का कर्जा है, इसको चुकाने के लिए सरकार को 54,000 करोड़ का ब्याज हर साल भरना पड़ता है। ये 54,000 करोड़ जो है, अगर हम और आप एक बार फिर से इन्हीं को चुन लें, इसी सरकार को चुन लें, तो ये ब्याज की स्थिति है वो 54,000 से धीरे धीरे 84,000 और इसके बाद 1.25 लाख करोड़ का ब्याज जो है चुकाने लगेंगे। जब हम ब्याज चुकाते हैं, सरकार जब ब्याज चुकाती है तो सरकार क्या करती है कि सरकारी नौकरी देना बंद कर देती है, क्योंकि नए लोग आते हैं तो उनको तनख्वाह देना पड़ता है। तो सरकार बेरोजगार युवाओं को भटकने देती है, लेकिन उनके लिए नौकरियों का सृजन नहीं करती, रोजगार के अवसर नहीं बढ़ते। इसके अलावा सरकार रोड बनाने में कम पैसा देना चाहती है, क्योंकि जब उधारी करेगी तो सरकार, और ब्याज उसको 54-55,000 करोड़ का अगर ब्याज चुकाना है तो आप सोचो कि वो कैसे रोड बनाने में पैसा खर्च करें। तो धीरे धीरे
नागरिक सुविधाओं में कमी होती है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमारे घर में थोड़ी उधार लिया, हमसे थोड़ी कोई पैसा लेने आ रहा है। नहीं, पैसा आप ही को देना है, पैसा आप ही को देना है। वो पैसा या आप जेब से दीजिए या अपने बच्चों को निरक्षर बना के दीजिए, मजदूर के बच्चे को मजदूर ही बना रहने दीजिए, उसके विकास की पूरी संभावनाएं समाप्त कर दीजिए। चुकाना आपको है। बड़े नेताओं का कुछ नहीं होता, उनके घर बार बड़े सुरक्षित हैं, उनके पास 7-7, 8-8, 10-10 पीढ़ी लगातार इसी तरह से रहने के लिए पैसा है, उनके कई दर्जन मकान हैं, उनके पास गाड़ियां हैं, सब कुछ उनके पास है। और उनका समाज में रसूख और दम भी इतना है कि वो जिस डॉक्टर को फोन करेंगे, डॉक्टर दवा सहित उनके घर पे हाजिर हो जाएगा। आपके लिए पर यह सुविधा नहीं है। अगर भर्तियां नहीं होगी, अगर शिक्षक नहीं होंगे, डॉक्टर नहीं होंगे, ग्राम सेवक नहीं होंगे, पटवारी नहीं होंगे, थाने में काम करने वाले कांस्टेबल नहीं होंगे, नुकसान आपका है। किसी मंत्री मुख्यमंत्री के यहाँ चोरी नहीं होती, चोरी हमारे आपके जैसे छोटे लोगों के यहाँ होती है। कौन आएगा हमको बचाने के लिए? लगभग 2000 लोगों पर एक कांस्टेबल, एक सिपाही होना चाहिए। हमारे यहाँ लगभग 13-14 हजार लोगों की आबादी पर एक सिपाही है। आप सोचो तो कि व्यवस्था चलेगी कैसे, हम कैसे काम करेंगे? आज अगर छोटा मोटा कुछ पैसा आप कमा के रख भी लेते, आप सुरक्षित कैसे रहे? अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। और छोटे छोटे कस्बों में भी अब अपराध जो है, जो पहले नहीं होते थे, बहुत सारे थाने देहात क्षेत्रों में ऐसे थे जहां अपराध की जो संख्या थी वो बहुत कम संख्या थी। लेकिन आज आप देखें कि अपराध बेहिसाब अपराध है, बड़े बड़े पदों पर। इंदौर में पहले एक एसपी हुआ करता था, आज 1 दर्जन आईपीएस जो है वहां है। इसके बाद भी आप अपराधों का स्तर देखें, अपराधों की बढ़ोतरी देखें, और नेताओं का अपराधियों के प्रति जो संरक्षण है उसको देखें। आप पाएंगे कि हमारे आपके जैसे जो छोटे लोग हैं, जो आम जनता है, जो जनसाधारण है, वो सरकार की प्राथमिकता में कहीं से कहीं तक नहीं है। उनकी प्राथमिकता में केवल बड़े लोग हैं। मैं खदान किसको दूं, मैं मकान किसको दूं, मैं पद किसको दूं, मैं पैसा किसको दे दूं, किसको पैसा कमाने का अवसर दे दूं, किसको अनैतिक तरीके से लोगों की संपत्तियों पर कब्जा करने का अवसर दे दूं। पूरी सरकारें इसी काम में लगी हुई। लोग कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बीच में आ गई, और बार बार वो तत्कालीन मुख्यमंत्री जी कहते फिर रहे हर मंच से, हमेशा 15 महीने का समय मिला, बहुत कम समय था। 15 महीने अगर सरकार चली, इसका मतलब है कि पूरी सरकार जो चलती है 5 साल, 60 महीने की सरकार में से आपने 15 महीना शासन किया। इसका मतलब यह हुआ कि 25% समय आपने सरकार में रहे। आप कोई एक कागज, कोई एक लाइन, कोई एक योजना आप ऐसी बता दो कि जिससे हमें ये लगे कि हाँ, कांग्रेस की उस सरकार ने बेरोजगारों के लिए ये वाला काम किया, महिलाओं के लिए ये व्यवस्था की। ये व्यवस्था जो आज वो कह रहे हैं 1500 रुपए देंगे, पहले क्यों नहीं किया? जब 15 महीने आपकी सरकार थी तब आपने क्या किया? आपके समय भी आपने कर्जा लिया। 15 महीने में लगभग 18,000 करोड़ रुपए जो है उस सरकार ने उधार किया। सन 92 में जब पटवाजी की सरकार गिरी बाबरी मस्जिद के कारण, तो उस समय मध्य प्रदेश पर कर्जा था 4,500 करोड़। 2003 में जब उस समय की जो कांग्रेस सरकार 10 साल रही थी, तो 2003 में जो कर्जा था वो 23,500 करोड़ का कर्जा था। मतलब उस सरकार ने कांग्रेस की लगभग 19,000 करोड़ का कर्जा 10 साल में लिया। 2003 के बाद आज की स्थिति में मध्य प्रदेश पर जो कर्जा है वो 3.25 लाख करोड़ का कर्जा है। मतलब वर्तमान सरकार ने 20 साल में 3 लाख करोड़ का ब्याज पर कर्जा लिया है। आप सोचो तो, अदालत तरीके से लोग कह रहे हैं हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अरे भाई, पैसा कहाँ से आया? इनके पिताजी का पैसा नहीं है, इनके घर का पैसा नहीं है, वो पैसा हमारे आपके जैसे लोगों का पैसा है। पहले लोग कहते थे कि साहब जो इनकम टैक्स नहीं देते थे उनको लगता था कि हमारे ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। मैं दावा कर रहा हूँ इस साल में एक आदमी ऐसा नहीं है, एक आदमी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैं आज की डेट में टैक्स नहीं दे रहा हूँ। जो माचिस आप खरीदते हैं उस पर जीएसटी लग रहा है, जो बीड़ी का बंडल आप खरीदते हैं उस पर जीएसटी लग रहा है, और तो और आटा और दही पर भी जीएसटी लग रहा है। आप दही का पैकेट लेते हैं, दूध का पैकेट लेते हैं,
कोई चीज ऐसी नहीं बची है कि जिस पर आपको टैक्स न देना पड़ता। आप ये समझते हो कि हम छोटे लोग हैं, तो झोपड़पट्टी में रहते हैं, हमें क्या मतलब, सरकार जाने, नहीं, वो सारा पैसा आपसे लिया जा रहा है, सारी चीजें आपसे वसूल हो रही हैं और उसका लाभ बड़े लोग ले। कोई बड़े से बड़ा नेता, मैं दावे से कह सकता हूँ, हमने 27 साल नौकरी की, हमने 27 साल जो है उस तंत्र को बहुत नजदीक से देखा, हमने बड़े बड़े नेताओं को नजदीक से देखा, हमने आमने सामने बैठकर मंत्री और मुख्यमंत्रियों की भी बात सुनी और उनके साथ भी रहकर हमने काम किया। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ, लेकिन दुख के साथ कहूंगा कि उनके मन में कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि इनके मन में कोई आप या हमारे जैसे छोटे मोटे लोगों के लिए दुख दर्द, कोई दुख दर्द नहीं है। लोग सत्ता में आने के पहले वो बात करते हैं, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, और मतलब नारी सम्मान। जिस दिन आप वोट डाल दोगे, जिस दिन आप वोट डाल दोगे, मैं दावा कर रहा हूं अगले महीने से सब सुविधाएं बंद। सरकार कहेगी, बहाना ढूंढेगी। कुछ गलत लोगों की भी एंट्री हो गई है, तो हम इसको सुधार कर रहे हैं कि सही लोगों को ही ये योजना का लाभ मिलना चाहिए। और 2-4 महीने निकल जाएंगे। हमारे भारत में जो तंत्र है, उस तंत्र में जो आम जनता है, उस जनता के पास 5 साल में ही केवल एक बार मौका आता है कि जब वो सही आदमी को चुने, सही आदमी को चुने। वो अगर आपने गलत आदमी को चुना, छोटे मोटे लोग के लिए अगर आपने गलत आदमी को चुना, मैं दावे से कह रहा हूं स्थिति और भयंकर होगी। मंत्री और मुख्यमंत्रियों के लड़के जो है इंग्लैंड और अमेरिका जाके पढ़ रहे हैं, आपके बच्चों के लिए कोई भविष्य नहीं। आप कमर तोड़ मेहनत करते हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब किसी न किसी परिवार का हिस्सा है। आप ईमानदारी से बताओ, यदि आपका परिवार न होता, आप अकेले होते दुनिया में, तो किसी भी मंदिर में बैठकर आप खाना खा सकते थे या राह चलते लोगों से मदद लेकर खाना खा सकते थे। पर हम जो कुछ करते हैं अपने परिवार के लिए करते हैं, और हमारे करने के बाद यदि फिर भी बच्चे पढ़ ना पाए, हमारे बीमार बच्चों को या कुपोषित बच्चों को हम अच्छा स्वास्थ्य न दें, शर्म की बात है। मध्य प्रदेश में जो कुपोषण का स्तर है, 37% छोटे बच्चे कुपोषित रहते हैं। 1/3 से अधिक बच्चे कुपोषित हैं। इसका मतलब है उनको, उन बच्चों को या उनके परिवार में अच्छा खाना भी नसीब नहीं है। लोग किस तरह की सरकार, किस तरह का अमृत काल, आजादी का 75वां साल है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं अमृत काल चल रहा है। किस बात का अमृत काल यार? अगर हमारे घर में भूखे हैं लोग, अगर हमारे घर में कपड़े की कमी है, अगर हमें अपने घर में अपने पत्नी की देखभाल करने के लिए, उसके स्वास्थ्य, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या अपने बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए अगर हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास जो परचेस कैपेसिटी है या क्रय करने की क्षमता है वो नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? अधिकांश लोग जो यहाँ बैठे हैं वो सब एक मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। आपको अपनी तकलीफ है तो मंच से याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि आपको क्या दिक्कत है, किस तरह से आप लोग कितनी मेहनत करके दिन रात एक कर देते हैं कि हमारे बच्चे बेहतर बने। स्कूलों में शिक्षक नहीं है। 5000 स्कूल मध्य प्रदेश में ऐसे हैं कि जिनमें भवन विहीन स्कूल है। आजादी के 75 साल के बाद मध्य प्रदेश में 5000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर भवन विहीन स्कूल है। बरगद के पेड़ के नीचे पंचायतों की दहलानों में या सरपंच के घरों में वो स्कूल लग रहे हैं। 21,000 स्कूल ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जो एकल शिक्षक स्कूल है। इसका मतलब ये है उस स्कूल में 5 क्लास है और उसको देखने वाला एक शिक्षक। ये मजाक नहीं है तो क्या है? ये शुद्ध मजाक है कि 5 क्लास के बच्चे एक या 2 कमरे में अगल बगल बैठे हुए हैं और एक शिक्षक किसी तरह उनको 2-4 घंटे बिठाता है। ना तो वो पढ़ाता है और ना ही बच्चों का कोई उन्नयन हो पाता है, और फिर वो बच्चे आगे जाके पढ़ाई छोड़ देते हैं। मध्य प्रदेश में 100 बच्चे अगर पहली क्लास में भर्ती हो रहे हैं तो उनमें से 12वीं क्लास आते आते केवल 18 बच्चे बचते हैं, केवल 18 बच्चे। बाकी जो 82 बच्चे हैं वो 12वीं के पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। आप बताओ कि अगर 12वीं के पहले कोई आदमी स्कूल छोड़ देगा तो क्या उसको कोई नौकरी मिल पाएगी? नहीं मिल सकती। सबसे छोटा पद है चपरासी का, भृत्य का पद सबसे छोटा है सरकार में। भृत्य के पद के लिए भी 12वीं पास होना अनिवार्य योग्यता है। आप सोचोगे कितनी बड़ी आबादी, 82% आबादी जो है धीरे धीरे आपकी ऐसी स्थिति में आ रही है
तो उसको कोई आदमी रोटी और रोजगार देने तैयार नहीं है। ये बहुत भयंकर स्थिति है। मैं माताओं बहनों से भी कहना चाहता हूँ, और यहाँ जो युवा बैठे हुए हैं, ठीक है, आज हम 300-400 लोग 500 लोग होंगे यहाँ पर, लेकिन ये आवाज आपकी 5000 लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और उसके बाद 50,000 लोगों तक जानी चाहिए कि हमको इस बार एक बेहतर सरकार चुनना है। आज मैं आपके बीच आया हूं, लगभग 10-11 महीने से मैं और मेरी ये सामने बैठी हुई पूरी टीम, हमने मध्य प्रदेश का कोना कोना छान मारा है। हमने गांव गांव जाकर, कस्बे कस्बे में जाकर लोगों से बात की है। हमने कभी परवाह नहीं की कि हमको 5000 आदमी सुनने आए। अगर 50 आदमी हैं तो हम 50 आदमियों के बीच में भी जाके इस बात को लगातार कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश की जनता का मूड, जनता ये चाहती है कि इस बार इस सरकार को समूल उखाड़ के फेंक दी जाए। पूरे मध्य प्रदेश में एक व्यग्रता है, एक चिंता है, युवा शांत नहीं है। ये जो युवा यहाँ बैठा हुआ है, इस युवा को जरा सा अगर आप कुरेदोगे, जरा सा इससे बात करोगे, वो युवा उबल पड़ता है, क्योंकि वो कष्ट में है, वो तकलीफ में है। 22-24 साल के लड़के को लगता है कि यार मेरे पिता ने अपनी पारी खेल ली, वो रिटायर होने की कगार पर है, माँ बीमार है, पिताजी भी बहुत स्वस्थ नहीं रहते, मैं घर में कुछ पैसे कमा के लाऊं और हाथ बटाऊं। और जब युवा को काम नहीं मिलता है, जब युवा को रोजगार नहीं मिलता है, वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरा नहीं कर पाता है, तो उसके मन में बहुत विद्रोह होता है। आज ये विद्रोह पूरे मध्य प्रदेश में है, कोने कोने में लोग परेशान हैं। दिक्कत केवल ये है कि लोग इसके बाद भी कभी कभी अपना अच्छा और बुरा नहीं समझ पाते, और फिर वही गलती बार बार कर देते हैं जिस गलती के कारण हम सब आज इस। मेरी नौकरी थी और बहुत अच्छी नौकरी थी, मैं IAS अधिकारी था, और मेरे पास सब कुछ था जो एक इंसान के पास होना चाहिए। लेकिन जब मैं फील्ड में लोगों को देखता था नौकरी के दौरान, कितनी गरीबी है, कितना शोषण है समाज में, कितने ऊंचे और नीचे की भावना है, और कितना लोगों को कष्ट है। हम सब हिंदुस्तानी स्वाभिमानी लोग होते हैं, अगर हम 4 दिन के भी भूखे हैं तब भी हम किसी से खाना हाथ फैला के नहीं मांगते। हमको संकोच होता है, जब कोई ससम्मान हमें भोजन कराता है तभी हम उसके यहाँ भोजन करना चाहते हैं। ये हमारी तासीर है। पर इसका दूसरा पहलू भी आप देखो, इस सब के बाद भी अगर हमको बार बार भूखा रहना पड़े, बार बार हमको कमजोर स्थिति में रहना पड़े, बार बार हम अपने माता पिता को दिलासा दें और दवाई न करा पाए, ये बहुत खराब स्थिति है। और ये बदल सकती है। अभी प्रदीप जी कह रहे थे कि लोगों को ऐसा लगने लगा है, और मुझे भी लगता है कि लोग थक गए, लोग निराश हो गए। तंत्र से लोगों को कोई उम्मीद नहीं है, नेताओं से कोई उम्मीद नहीं है लोगों को, और यह समाज का दुर्भाग्य है। हमने गलत लोगों को हमेशा चुना, हमने ऐसे लोगों को चुना कि जो भले ही हमारे बीच के लोग थे, लेकिन जब वो बाहर गए, जब उनको सत्ता मिली, तो उसके बाद वो केवल अपनी खदानें, अपनी दुकानें, रेत का व्यापार, गिट्टी और बजरी का व्यापार, सारे लोग इस काम में लगे हुए। मुझे नहीं लगता कि किसी जिले में कोई भी नेता इससे अलग हटके कोई काम कर रहा हो। समाज के लिए कोई आगे नहीं आता, बच्चों की फीस भरने कोई आगे नहीं आता। जब जगह की वहां जब मैं गया तो मैंने ये पाया कि कुछ महिलाएं आई, वहां 10-15-20 महिलाएं थी, ये अविनाश हमको ले गए थे वहां पर। तो मैंने ये पाया कि महिलाओं ने कहा कि साहब आप केवल पानी की व्यवस्था कर दो। आप सोचो, आजादी के 75 साल के बाद महिलाओं ने मांगा तो क्या मांगा, हमें 4-4 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। हमारा साहब केवल अगर पानी पास में आ जाए तो हम मान लेंगे कि हमारा सब काम हो गया। बहुत भयंकर स्थिति है, और आप लोग जो है कष्ट सहने के आदी हो गए हो। आपको कष्ट सहने की अभ्यास हो गया है, आपको लगातार उस तकलीफ में रहते रहने के कारण आपको लगने लगा है कि नहीं बस यही जिंदगी है, जिंदगी में तकलीफ आती है, हम भी तकलीफ भुगतते हैं। नहीं नहीं, आप तकलीफ भुगतने के लिए पैदा नहीं हो, आप बेहतर जिंदगी जीने के लिए पैदा हुए हो, आप बेहतर लाइफ स्टाइल के लिए पैदा हुए हो। आप अच्छा खाना खा सकते हो, अच्छी शिक्षा ले सकते हो, अच्छी किताबें पढ़ सकते हो, खुद भी उन्नत हो सकते हो, और अपनी आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी आप उन्नत बना सकते हो। लगातार मध्य प्रदेश की हालत गिर रही है, और ये उधार ले लेके इस तरह बांटा बूटी करने वाले जो नेता हैं, इनके अंदर कोई समझ नहीं है, कोई अकल इनके अंदर नहीं है
कि समाज यदि इतना परेशान हो, इसको बेहतर कैसे किया जाए। इनके पास कोई फार्मूला नहीं। हमारी पार्टी में हमने अच्छे लोगों को जोड़ने की कोशिश की है, पढ़े लिखे समझदार लोगों को जोड़ने की कोशिश की है। हमने पुरानी दोनों पार्टियों के नेताओं को थोड़ा सा अपने आप से दूर रखा है, और उसका मेन कारण ये है कि हम समाज में एक नया नेतृत्व उभारना चाहते हैं, नए लोगों को मौका देना चाहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारा नया नेता मंच पर से बहुत अच्छी तरह भाषण न दे पाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारे जिले के नेताओं को बहुत ज्यादा लोग ना जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि मेरी या मेरे हमारे पदाधिकारी हैं या हमारे छोटे भाई हैं, उनकी तस्वीर अगर पेपर में नहीं भी छपती, हमें कोई चिंता नहीं। हम प्रतीक्षा करने तैयार हैं, सालों साल प्रतीक्षा करने तैयार हैं। लेकिन मध्य प्रदेश को बेहतर बनाना है। मध्य प्रदेश में हर आदमी की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी होना चाहिए। लोग खुशहाल हो, छोटे घर में हो। जितने लोग बैठे हैं सारे लोग बैतूल कलेक्टर नहीं बन सकते, सारे लोग भोपाल और इंदौर के कलेक्टर नहीं बन सकते, लेकिन हाँ, सबके पास एक साफ सुथरा मकान होना चाहिए, सबके पास उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा, और बढ़ते बच्चों को दूध पिलाने के लिए, उनको अच्छे बिस्किट खिलाने के लिए, अच्छा अनाज खिलाने के लिए उतना पैसा उनके पास जरूर होना चाहिए। हर किसान को खाद बीज मिलना चाहिए, समय पर मिलना चाहिए, और उसके लिए लंबी लाइन लगाना और किसानों की पिटाई नहीं होना चाहिए। और ये सब कुछ संभव है। मैं आपको अगर ये बात कहता हूं कि व्यवस्था बहुत खराब है, तो हमने उसका हल भी ढूंढा है। मैं पिछले 10 से 15 वर्षों से लगातार इसी काम में लगा हुआ था। जब मैं नौकरी में था तब भी दिन भर नौकरी करने के बाद रात में 2-3 घंटे जो प्रबुद्ध साथी हमारे थे, जो अच्छे लोग थे समाज के, उनके साथ बैठकर मैंने 10 से 15 साल हर दिन शाम को बैठकर डिस्कस किया, चर्चा की कि मध्य प्रदेश को बेहतर कैसे बनाया। आज हमारे पास वो रोड मैप है। इसलिए जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, पूरे विश्वास और पूरे होश के साथ कह रहा हूँ कि सब कुछ संभव है। आपके जीवन में 6 से 8 महीने, 10 महीने के अंदर बहुत परिवर्तन लाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरत है कि आपका सहयोग मिले। हमारी नौकरी थी, हमारे साथ ये प्रदीप जो है ये दुबई में बैंकर थे। इसके पहले डॉक्टर संभव जैन ने आपसे बात की, वो भोपाल में डेंटिस्ट हैं, कोलार में उनकी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। हमने इस तरह के लोग जोड़े हुए, हमारे साथ शिक्षा विभाग के बड़े बड़े लोग हैं, हमारे साथ पुराने मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के साथ करने वाले जो लोग थे, काम करने वाले लोग थे, वो भी हमारे साथ। हमने अच्छे लोगों को जोड़ा है कि हम बेहतर तरीके से व्यवस्था का संचालन कैसे करेंगे, इसका रोड मैप हमारे पास होना चाहिए। मैं इस मंच से आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि हम 3.5 साल में 25 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। इसका मतलब हुआ कि हर जिले से लगभग 50,000 लोगों को रोजगार होगा। हर जरूरतमंद परिवार से एक महिला को रोजगार मिलेगा। महिलाओं को 1,01,000 रुपए का लाडली बहना योजना का पैसा देना और महिला को रोजगार देना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। रोजगार आपका स्वाभिमान तैयार करता है, रोजगार आपको समाज में शान से जीने की बात कहता है, रोजगार आपको समाज में स्थापित करता है, एक गौरव का भाव मन में लाता है कि आप कह सके गर्व से, हम पेंशनर नहीं हैं, हम लाडली बहना का लाभ लेने वाले लोग नहीं हैं, हम रोजगार करने वाले लोग हैं और हम 7,000 रुपये हर महीने कमाते हैं। जो रोजगार हम लोगों को देना चाहते हैं, कोई भी रोजगार 7,000 रुपये से कम का रोजगार नहीं होगा। जो अंगूठा टेक लोग हैं, जो दस्तखत नहीं कर पाते, ऐसे लोगों के लिए भी हमने रोजगार की व्यवस्था की है कि इसको कैसे हम रोजगार देंगे। 25 लाख लोगों को रोजगार, किसानों की खाद बीज जो है पंचायत स्तर पर, ताकि उनको सोसाइटी में लंबी लंबी लाइनें न लगाना पड़े और लोग जो है आराम से अपने हिस्से का खाद और बीज ले सकें। 2 साल के अंदर हम किसानों को तो किसी भी तरह की फसल उगाए बीज मुफ्त मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे पूरी यूरोपियन कंट्रीज में मिलता है, वहाँ बीज लगभग लोगों को मुफ्त। किसान की जो लागत है खेती की, उसको कम करना है। खेती में हम किसानों को सरकार की तरफ से बहुत सारे यंत्र भी बड़े पैमाने पर हर पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराएंगे, ताकि किसान उन कृषि यंत्रों का जो उपयोग है वो कर सकें और अपनी खेती की लागत को कम कर सकें। एक और बड़ी चीज जो हिंदुस्तान के किसी राज्य में किसी केंद्र सरकार ने कभी नहीं कही, हम किसानों को
लागत मूल्य के आधार पर फसल का दाम देंगे। अभी जो है केवल समर्थन मूल्य है, तो समर्थन मूल्य पर आपको अनाज का दाम मिलता है। लागत मूल्य के आधार पर हर साल एक कमेटी बैठेगी, वो कमेटी जो है राज्य स्तर पर तय करेगी गेहूं का एक बोरा पैदा करने के लिए किसान को कितना पैसा लगा, और उसके बाद किसान को कितना और पैसा मिलना चाहिए। संभव है कि गेहूं जो भी 1800, 2000, 2100 रुपये है, तो गेहूं 2500 रुपये हो जाए, 2700 रुपये। हर साल लागत मूल्य के आधार पर हम जो जिनसे अनाज है उसका मूल्य बदलने के पक्ष में। हम बेहतर अस्पताल चाहते हैं, हम चाहते हैं लगभग सभी पंचायतों में कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था हो। अभी एक ANM या नर्स के बाद 12-12, 15-15 पंचायतों का प्रभार है, और इतने लंबे प्रभार में वो महिला कैसे जाएगी, और कैसे वो लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति कैसे हो। सरकार चाहती है स्कूल समाप्त हो जाए, प्राइवेट लोगों के स्कूलों को सरकार बढ़ावा देना चाहती है। बीजेपी की नीति है प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा देना। जब प्राइवेट स्कूल ज़्यादा हो जाएंगे तो फीस भी मनमानी लेंगे, और उसमें जो पार्टी के लोग हैं वही लोग स्कूल खोलेंगे, और बाद में आपकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों को पूरी तरह गुलाम बनाएंगे। लोग कहते हैं हमसे आपकी विचारधारा क्या है? हमने कहा कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है हमारी बस वही विचारधारा है, उससे अलग हटके कुछ भी हमारे पास है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की प्रस्तावना में ही एक अच्छे राज्य, एक अच्छे दल, एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे समाज को किस तरह व्यवहार करना चाहिए वो लिख दिया था, और हम पूरी तरह से उनके बताए हुए उस रास्ते के पक्षधर हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा 2 लाइन में मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि आप भी अपने नीचे जब लोगों से चर्चा करें तो आप बताएं। बाबा साहब अम्बेडकर की जो पूरी विचारधारा थी उसका सबसे पहला मूल मंत्र था सभी प्रकार के अवसरों की समानता। इसका मतलब है कि जितने लोग हैं उनको अवसर की समानता होना चाहिए। यदि एक परीक्षा में ये आदमी बैठ सकता है तो वो जो बाहर बैठा हुआ दूर आदमी है वो भी उस परीक्षा में बैठ सकता है। अगर एक होटल में ये व्यक्ति खाना खा सकता है तो वो व्यक्ति भी खाना खा सकता है। अवसर सभी प्रकार के अवसर हो, सामाजिक अवसर हो, राजनीतिक अवसर हो, आर्थिक अवसर हो, उद्योग धंधे का अवसर हो, सभी प्रकार के अवसरों की समानता, ये बाबा साहब का पहला सूत्र था। और दूसरा सूत्र था सभी को समान न्याय, सबको न्याय समान मिलना चाहिए। बस इन्हीं 2 चीजों को लेकर हम लोग आगे हैं। 10-11 महीने से हम और हमारी टीम लगातार लोगों के बीच में काम कर रही है, और बहुत अच्छा प्रतिसाद हमको, बहुत अच्छा लोगों से सहयोग प्राप्त हो रहा है। मेरा बार बार आपसे कहना है, इस बार आप चूक मत जाना, इस बार एक बेहतर सरकार बनाती है। हम नए लोग हैं, ये बात सच है, हमारा दल नया है, ये बात सच है। हमारे पास बहुत लंबी 1000, 10,000, 20,000 लोगों की शायद अभी किसी भी जिले में हमारी इतनी टीम नहीं है, लेकिन इसके बाद भी विचार हमारे पास है, हौसला हमारे पास है, अच्छे लोगों का साथ हमारे पास है। आपके लिए एक बेहतर प्लान, एक बेहतर रोड मैप हमारे पास है। इसलिए मेरा कहना है कि हमें आप सबकी मदद की ज़रूरत है, आपकी कृपा की ज़रूरत है, आपके सहयोग और समर्थन की ज़रूरत है। यदि ये चीज़ आप दे देंगे तो विश्वास रखना कि जितना धोखा आपने पिछले 75 सालों में खाया है, हम उस सारे धोखे का हिसाब लोगों से चुकता करेंगे, और एक बेहतर व्यवस्था, एक बेहतर समाज, आज़ाद होने के बाद जो कुछ हम और आप डिजर्व करते थे, जो कुछ हम और आप पाना चाहते थे, वो पाना हम बहुत आसान करें। हमें लेकिन आपके सहयोग और समर्थन की आवश्यकता है। हमारा विचार कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, हमारा विचार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जब तक आप हमारे साथ नहीं हैं, प्रजातंत्र में हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपका साथ जरूरी है, और इसीलिए हम और हमारी टीम गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बे-कस्बे, जिले-जिले जाकर इसी प्रकार से लोगों को इकट्ठा करते हैं, अपनी बात उनसे कहते हैं, विनम्रता से अपनी बात कहते हैं, और हाथ जोड़कर उनसे सहयोग चाहते हैं। मेरा आपसे कहना है, व्यक्तिगत स्वार्थ को परे रखकर, अपने इवन पारिवारिक स्वार्थ को भी परे रखकर, इस बार आपको कुछ अलग सोचना है, कुछ अलग तरीके से मतदान करना है, कुछ अलग लोगों को चुनना है। दुनिया में जितने बड़े काम हुए,
वो बड़े काम कभी बड़े लोगों ने नहीं किए। दुनिया में जितने आविष्कार हुए, दुनिया में जितनी क्रांतियां हुई, जितनी बेहतर किताबें लिखी गई, जितने बेहतर विचार आए, हमेशा छोटे लोगों ने उन विचारों को आगे बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद जरूर वो बाद में बड़े आदमी कहलाए, लेकिन शुरू में सब छोटे लोग। इसकी चिंता कतई ना करें कि हमारे साथ कोई पुराना मंत्री, मुख्यमंत्री या बड़ा आदमी नहीं है। नहीं, आप जिस स्थान पर बैठे हैं उसी स्थान पर आप बड़े आदमी हैं। आप अपना बड़प्पन भूल गए, आप अपनी ताकत भूल गए। मैं केवल आपको आपकी ताकत याद दिलाने आया हूं। आपके पास बहुत ताकत है। हमने भी 10-11 महीने में राजनीति में आने के बाद और इसके पहले नौकरी में बहुत नजदीकी से, बहुत बारीकी से चीजें देखी। छोटे लोगों में जितना चरित्र है, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग, छोटे छोटे मोहल्लों में रहने वाले लोग, गांव कस्बे के लोग, इनमें जितना कैरेक्टर है, जितना चरित्र है, जितना आत्मबल है, और जितना दूसरों के लिए काम करने की क्षमता है, उतनी क्षमता बड़े बड़े लोगों में कभी नहीं है। आपकी जीवनी शक्ति किसी मंत्री मुख्यमंत्री की जीवनी शक्ति से 1000 गुना ज्यादा है। वो सुविधा में रहकर भी घबराता है, डरता है। वो सुविधा में रहकर भी सशंकित रहता है। आप बैतूल के घने जंगलों में 2 झोपड़े बने हुए हैं, उन्हें न शेर का डर होता है, न हाथी का डर होता है। तो उसके बाद में अंधेरे में रहकर अपनी जिंदगी पूरी संजीदगी और जिंदा दिली से जी। आपसे ताकतवर कोई संसार में हो नहीं सकता। आपसे ताकतवर कोई संसार में है भी नहीं। जरूरत है थोड़ा सोचने की, समझने की, और जो बिंदु मैंने आपके सामने रखे हैं इन पर विचार करने। हम पूरी तरह से आपके लिए समर्पित हैं। हम पूरी तरह से आपके लिए काम करना चाहते हैं, और हम पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी के साथ, अगर आपने हमारी मदद की, अगर आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, तो आप ये मान के चलना कि हम रात को 12 बजे भी आपको सरकारी मदद मिले इसकी व्यवस्था करेंगे। घने से घने अंधकार में और गहन से गहन परिस्थिति में भी सरकार आपके साथ खड़ी हो, इस तरह का तंत्र विकसित करें। आज जो तंत्र है वो तंत्र आपके लिए काम नहीं कर रहा, वो अपने लिए काम कर रहा है। आप नेताओं का बर्ताव देखें, आप नेताओं का टेलीविजन पर बोलचाल देखें, उनकी उपेक्षा भरी हंसी देखें, उनके एक दूसरे के खिलाफ बोले जाने वाले वाक्यों को देखें। ना शालीनता है, ना भाषा है, ना कोई स्तर है बात करने। अच्छे लोगों को सरकार में लाने की जरूरत है, बेहतर लोगों को सरकार में लाने की जरूरत है, ईमानदार और जो समझते हैं कि सुधार कैसे हो, ऐसे लोगों को लाने की जरूरत है। और हमारे आपके बीच में ढेरों लोग ऐसे हैं, हजारों लोग ऐसे हैं जो तंत्र को बहुत बेहतर बना सकते हैं। आपके हौसले की जरूरत है। मेरा आपसे निवेदन है, हम थक ना पाए, केवल इसका ध्यान आप रखना। हम थक ना पाए, हम गिर ना पाए, और हम कमजोर ना हो पाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर ये चीज आपने हमारे लिए कर दी, बैतूल में 5 सीटें हैं, कम से कम 2 से 3 सीटें, कम से कम 2 सीटें तो हमारे लिए आना ही चाहिए। आप सब आज से काम में जुट जाओ। जितने अपने परिचित हैं, जितने लोग आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं, जितने लोग मिलने जुलने वाले हैं, सबको इन मुद्दों के बारे में आप बताओ। आज मैंने इतने विस्तार से इसीलिए चर्चा की है, आपको मुद्दे पता रहे, आपको बात पता रहे, शिक्षा में क्या कमी, स्वास्थ्य में क्या कमी, सरकार कितना कर्जा ले रही है, सरकार कैसे काम कर रही है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जब ये बात पता होगी तो आपके जरिए वो बात और नीचे हजारों लोगों तक पहुंचेगी, और धीरे धीरे लोग जो है हमारे और आपके साथ खड़े होंगे, और हम सब बहुत बेहतर व्यवस्था बना सकेंगे। आप सब ने मेरे सोचते काफ़ी लंबे समय मुझे सुना, और बातें बहुत हैं, इसमें दो राय नहीं, लेकिन एक समय की सीमा होती है। बच्चे जो हैं वो भी हैं, महिलाएं भी हैं, फिर आप लोग को वापस भी जाना है। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इतने लंबे समय आपने हमारी प्रतीक्षा भी की, और मुझे बहुत ध्यान से, बहुत गौर से सुनने का आपने यत्न भी किया। आप सबको सादर नमन, आप सबको शुभकामनाएं। ईश्वर आपको बहुत अच्छी तरह रखें, आपके परिवार को बहुत अच्छी तरह रखें, आप सब उन्नति करें, आप सब जीवन में आगे आए, आप सबको भी उस श्रेष्ठता का गौरव हासिल हो, आप सबको भी जीवन में ऊंचाई महसूस हो। इस भावना, मंगल कामना के साथ, इस भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।